Hello, every one of you, all students, be very attentive and patient of learning the complete numerical of royalty accounts. कल हमने सारी बातें रॉयल्टी के बारे में सीखी थी कि रॉयल्टी क्या होता है। हमने सीखा था कि साहब रॉयल्टी के टाइप्स क्या होते हैं, और हमने सीखा था इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या होती है। हमने सीखा था रॉयल्टी के अंदर जो पार्टीज़ हैं उसमें से जो पहली पार्टी है लेसी, उसकी बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, जर्नल एंट्रीज कौन सी होती हैं, और फिर उसके बाद में नेसेसरी अकाउंट कौन से होते हैं, उनके फॉर्मेट क्या होते हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 3 कंडीशन में हमने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा था। जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर है, जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा है, जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम है। मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर है तो कुछ नहीं होता डिफरेंस, लेकिन मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा है तो क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम है तो क्या होता है, सरप्लस। हमने ये कैलकुलेट करना सीखा था। अच्छा, एक बात बता दूं, अभी भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एंट्री रिवाइज नहीं की हैं और अकाउंट के फॉर्मेट ढंग से नहीं किए हैं और वो उम्मीद करते हैं कि ये उन्हें समझ में आ जाए, तो उनकी गलत फहमी है। और वो अगर सोच रहे हैं कि साहब कल हम कर लेंगे, परसों हम कर लेंगे, तो वो मुहूर्त कभी नहीं आना है। किसी भी चीज़ को करने का अगर कोई बढ़िया मुहूर्त होता है तो वो अभी होता है। अभी अगर आपको वो फॉर्मेट मतलब कहने का ढंग से नहीं मालूम है और आप न्यूमेरिकल सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो देयर शैल बी सम डाउट, प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि वो अगर आपको नहीं हुआ है तो इस वीडियो को यहाँ पे आप रोकिए लेक्चर को, और फिर पुराना वाला पहले देखिए और उसको ढंग से करिए। और इतना करिए कि आपको सारी टर्मिनोलॉजी जितनी मैंने बताई आपको ढंग से मालूम पड़ जाए। आप जर्नल एंट्री बिना देखे बता पाएँ, बिना देखे लिख पाएँ, बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करिए उसको। और दूसरा, उसके साथ साथ आपका जो है बिना देखे जब लिखना आप सीख जाए जर्नल एंट्री को, और अकाउंट के फॉर्मेट आप बनाना सीख जाए, उसके बाद आगे बढ़िए इस लेक्चर के लिए। ये लेक्चर एक कंप्लीट पैकेज देगा आपको, एक पूरा न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला काम किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए ये होता है कि आपको पार्टीज पहचाननी है कि लेसी कौन है, लेसर कौन है। ठीक है, पार्टीज आपको पहचाननी है, लेसी कौन है और लेसर कौन है। एक बार आपने पार्टी पहचान ली तो दूसरा काम देखना है आपको कि अकाउंटिंग ईयर हमारा कब एंड हो रहा है। तीसरा काम हमें देखना है कि रॉयल्टी की रेट क्या है। चौथा काम हमें देखना है कि शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट की कंडीशन क्या है। इन 4 काम को देखने के बाद में सवाल के सॉल्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। राइट, यहाँ पर पूरी इस बात को शो करने के लिए एक एनालिटिकल टेबल हम बनाते हैं, जो हम कैसे बनाएंगे वो हम सिखाएंगे। अकाउंट्स कैसे हम बनाएंगे, उन सारी एंट्रीज को फॉर्मेट को यूज़ करके जो हमने कल सीखी थी, अभी देखेंगे हम। क्लियर? तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए जिनके लिए पहला लेक्चर उन्होंने बहुत अच्छे से किया है और एंट्रीज को याद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बात मैंने कही कि साहब मुझे लेसी पता करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2012 को रामा कंपनी ने लीज पे लिया प्लॉट, राइट, और जमीन का टुकड़ा, और उस पर रॉयल्टी की रेट थी 37.5 पैसे पर टन। 37.5 पैसे पर टन। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है, एक ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 37.5 पैसे कह लो इसको, या 37.5 पैसे पर टन कह लो। और इसमें रिक्यूपमेंट का राइट शॉर्ट वर्किंग का दिया है फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लीज। कई सारे राइट होते हैं रिक्यूपमेंट के। सवाल में वो कह सकता है कि साहब अगर कोई शॉर्ट वर्किंग का काम कम करने का नुकसान है तो उसको हम पहले 3 साल में कवर कर सकते हैं, पहले 2 साल में कवर कर सकते हैं, या जिस साल का नुकसान है उसके अगले साल में कवर कर सकते हैं, या किसी भी साल की शॉर्ट वर्किंग उसके अगले 2 साल में कवर कर सकते हैं। तो मैं एक कंडीशन के साथ इसको सोल्व करके सिखा रहा हूँ। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी कंडीशन बनाएंगे रिक्यूपमेंट की, राइट, जो मैक्सिमम हो सकती हैं। तो मैं रिपीट वापस इसी पे आता हूँ क्वेश्चन पे। रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग इन फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लीज ओनली। पहले 3 साल हम रिक्यूप करेंगे। आपको अकाउंट और जर्नल एंट्री देनी है। आपको 1 अप्रैल 2012 को उन्होंने लीज पे लिया प्लॉट को, लैंड को, जमीन को, और 31 मार्च 13 को हमारा आउटपुट दे रखा है 1000 टन। 31 मार्च 14 को हमारा आउटपुट दे रखा है 10,000 टन। 31 मार्च 15 को हमारा आउटपुट दे रखा है 18,000 टन। 31 मार्च 16 को हमारा आउटपुट दे रखा है 20,000 टन। और मिनिमम रेंट ज़्यादातर आपने देखा होगा, सुना होगा कि हर साल का सेम रहता है, लेकिन कभी कभी चेंजिंग में भी रहता है।
सवाल में अगर वो चेंजिंग में है तो जो है वो आपको कंसीडर करना होगा। तो हर साल देखिए आप मिनिमम रेंट पहले साल में 2,000 रुपये का है, दूसरे साल में 4,000 का है, तीसरे साल में 6,000 का है, फिर आगे सक्सेसिव 6,000 का है। अच्छा एक बात, मिनिमम रेंट जैसे यहाँ पे कह दिया साहब, एक लॉजिक है कि पहले कम रखा, स्टार्टिंग में हम उसको मोटिवेट करना चाहते हैं तुम काम करो मेहनत करो, तो हमने एग्रीमेंट में वहाँ पर मेंशन किया कि साहब आपका जो है स्टार्टिंग में मिनिमम रेंट कम होगा, फिर उसके बाद में आपका जो है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा मिनिमम रेंट बढ़ता जाएगा, इस तरीके की कंडीशन है। लेकिन एग्रीमेंट में जैसा लिखा होगा वो आपको फॉलो करना है। एक्चुअल में हमें क्या करना है, आपको सवाल सोल्व कराना है, आपको क्या करना है, सवाल सोल्व करना है। तो वो एक थोड़ा सा लॉजिक अटैच करने की कोशिश कर रहा था मैं, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मिनिमम रेंट कब सेम रहेगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, राइट। तो बस ये बात है, ज़्यादातर क्वेश्चन में सेम रहेगा, यहाँ पर चेंज दिया हुआ है तो इसको हम चेंज कंसीडर करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना सारी बातों को। इसमें हम एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे, साथ साथ समझने और करने की कोशिश भी करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसमें हमारा करना क्या होता है, हम यहाँ पर एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। विश्लेषणात्मक तालिका इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसमें हम ईयर लिख लेते हैं। अब ईयर 1 2 3 4 है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 31 मार्च 2013 को एंड होने वाला फर्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 2012 को उन्होंने लीज पे लिया, तो फर्स्ट ईयर मेरा 31 मार्च 13 को एंड हो रहा है। सेकेंड ईयर मेरा 31 मार्च 14 को एंड हो रहा है। थर्ड ईयर मेरा 31 मार्च 15 को एंड हो रहा है। क्लियर। और फोर्थ ईयर मेरा 31 मार्च 16 को एंड हो रहा है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, आपको ये खुद पता भी करना होगा। उन्होंने कह दिया कि साहब हमने 1 अप्रैल 2012 को लीज पे लिया और 4 साल का जो प्रोडक्शन हमने किया वो ये दे दिया, तो आपको अपने आप एज्यूम करना होगा कि फर्स्ट ईयर आपने कहा क्या होगा, 1 अप्रैल 2012 को आप उसको लीज पे ले रहे हो तो पहला साल एंड होगा 31 मार्च 13 को, सेकंड ईयर आपका एंड होगा 31 मार्च 14 को, इस तरीके से 15 और 16 भी आएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है समझने की कि सवाल के भरोसे मत बैठना कि सारी जानकारी आपको परोस के दे देंगे, आप यूज कर लेंगे, खा लेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन विल लीड टू डिसाइड के आगे क्या क्या चीज़ होंगी। तो ये हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे आउटपुट, दूसरा कॉलम। आउटपुट हमारा जो है टर्न्स में है। टर्न्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, 1000 टर्न्स हमने आउटपुट किया फर्स्ट ईयर में, 10,000 टर्न्स हमने आउटपुट किया सेकंड ईयर में, 18,000 टर्न्स हमने आउटपुट किया थर्ड ईयर में, 20,000 टर्न्स हमने आउटपुट किया फोर्थ ईयर में। फिर इसके बाद हमारे जो मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दे रखा है वो हम लिख लेंगे। मिनिमम रेंट बाद में लिख लेंगे, रॉयल्टी लिख लेते हैं पहले। तो रॉयल्टी का जो रेट दे रखा है 37.5 पैसे पर टन। थोड़ा इसको ढंग से समझ लेना, एक पैसे में कितने रुपए होते हैं। मेरा बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन होता है ये, ज़्यादातर इस बात को समझाने के लिए। और जब तक हम चीज़ों को अटपटा नहीं बनाते हैं तो वो चटपटी नहीं बनती हैं और समझ में नहीं आती हैं, राइट। मतलब उधर फोकस नहीं जाता है, परेशानी ये है। अगर मैं रुपए में कितने पैसे होते हैं तो सबको समझ में आएगी, हाँ साहब सही बात कर रहे हैं। मैं पैसे में रुपए बोलूँगा तभी आपको अजीब लगेगा, तो आप वहाँ अटेंशन पे करने की ज़रूरत समझेंगे और वो चीज़ बात तक ध्यान रहेगी। और पर्पज़ यही है बात तक ध्यान रहे। तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कॉमर्स के स्टूडेंट से कि साहब एक पैसे में कितने रुपए होते हैं, एक पैसे में कितने रुपए, राइट। भाई रुपए में पैसे तो सुने, एक रुपए में सबने 100 पैसे सुने हैं, लेकिन एक पैसे में कितने रुपए होते हैं ये कॉमर्स के बच्चे जानते हैं केवल। नॉन कॉमर्स वाले तो थोड़ा हंस लेते हैं, या फिर कभी कभी कॉमर्स वाले भी हंस लेते हैं, लेकिन उनको हमें सिखाना होता है तो हम सिखाते ज़रूर हैं। तो एक पैसे में कितने रुपए होते हैं, ये यहाँ से आता है कि एक रुपए में तो हम जानते हैं 100 पैसे होते हैं। तो ये बात क्लियर है कि एक पैसे में वो 100 जो है वो 1 के पास अपॉन में चला जाएगा, 1/100 रुपीज़ हो गया। भाई 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी, तो 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। क्लियर। अब वो क्या लिखा हुआ है 37.5 पैसे, तो 37.5 का मतलब क्या होता है, 37.5 ही तो होता है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए 1/100 इंटू 37.5। तो मैं अगर इसको सोल्व करूंगा फर्दर तो मेरा आंसर आएगा 0.375।
मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है कि 37.5 पैसे पर टन, तो उसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो वो आंसर आएगा 0.375। और अगर क्वेश्चन में लिखा है 62.5 पैसे पर टन, तो उसका आंसर आएगा 0.625। क्लियर? इस बात को ऐसे समझें। अब जैसे रॉयल्टी आपकी कितनी आएगी, 1000 का 0.375 में मल्टीप्लाई करो तो 375 आ गया। कैलकुलेटर अलाउ करवाया है मैंने आप लोगों के लिए, यूज करना ढंग से, है ना। 10,000 का 0.375 में मल्टीप्लाई किया, 3750 आ गया। 18,000 का 0.375 में मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर चलाओ, कितना आया बताओ। साथ साथ करते भी जाया करो, केवल भरोसे मत बैठा करो। कितना आया? 6750। एंड 20,000 का 0.375 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 7,500। अब देखो आगे मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वो जो दे रखा है उसको एज इट इज ले लो। 2,000 से 4,000 से 6,000 एंड 6,000। नाउ लिसन एंड लर्न वन थिंग कि 3 कंडीशन होती हैं, या तो मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर होता है, या फिर मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा होता है, या फिर मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम होता है। क्लियर? 3 कंडीशन होती हैं। तो कंडीशन 1 में जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर है तो कुछ नहीं आता। क्लियर? लेकिन ना तो सरप्लस आता है, मतलब फर्स्ट कंडीशन में ना शॉर्ट वर्किंग आती है। लेकिन जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा होता है तो क्या आती है? क्या आती है? मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा आता है तो क्या होती है? ये पॉसिबल कब है? केवल जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा होगा। सरप्लस कब पॉसिबल है? जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम होगा। तो आप चेक करिए कि मिनिमम रेंट यहाँ पर ज़्यादा है रॉयल्टी से या कम है। आप देखो, मुझे तो 375 रुपये 2,000 रुपये से ज़्यादा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? क्या ज़्यादा है? 375 रुपये 2,000 से ज़्यादा है? 2,000 में 375 से ज़्यादा है, तो मतलब मिनिमम रेंट ज़्यादा है। तो कंडीशन कौन सी हो गई? कंडीशन कौन सी हो गई? सेकंड। कंडीशन सेकंड। कंडीशन 1 लेट मी टेल यू दैट मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर। कंडीशन 2 मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा। कंडीशन 3 मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम। ये 3 कंडीशन है। तो हमारी कंडीशन सेकंड हो गई। कितने रुपए का हो गया ये? 1625 रुपीज़ का मिनिमम रेंट हो गया, सॉरी शॉर्ट वर्किंग हो गया। और यहाँ पर भी कंडीशन सेकंड हुई, 250 रुपीज़ का क्या हो गया? आपका शॉर्ट वर्किंग हो गया। और इस यहाँ पर थर्ड ईयर में क्या हुआ? रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, कंडीशन थर्ड हो गई। कितने रुपए का सरप्लस हो गया? 750 का। और फोर्थ ईयर में आपका रॉयल्टी कितनी है? 7500, मिनिमम रेंट कितना है? 6,000, तो सरप्लस कितना हो गया? 1,500। इज दैट ओके? नेक्स्ट जो हम बनाते हैं कॉलम, वो होता है शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट का। शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट का। अगला जो कॉलम हम बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग के अनरिक्यूपमेंट का, कि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं हुई। राइट? फिर उसके बाद में अगला कॉलम हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कि कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में गया। शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड से रिलेटेड और रॉयल्टी से रिलेटेड। साल के एंड में जितनी भी रॉयल्टी आपने पूरे साल में पे की है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, या फिर जितनी शॉर्ट वर्किंग आपकी रिक्यूप नहीं हो पाई वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। ध्यान रखना, ठीक है? 2 चीज़ें जाती हैं। अच्छा, अब मैं वापस क्वेश्चन में जा रहा हूँ। क्वेश्चन में ये बताया था आपको कि साहब कौन कौन सी चीज़ें हमें पता करनी होती हैं। अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है, सवाल में बताया नहीं है। लीज पे ले रहा है 1 अप्रैल 12 को, तो मैं मान लूँगा अकाउंटिंग ईयर मेरा 31 मार्च को एंड हो रहा है। दूसरी बात, रॉयल्टी की रेट मेरे पास थी 37.5 पैसे। तीसरी बात, शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट की थी। राइट? और चौथी बात कि लीज कितने टाइम का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में अगर लीज का टर्म बताया हो कि हमने 5 साल के लिए लिया, 10 साल के लिए लिया, 15 साल के लिए लिया, तो वो लीज पीरियड होता है। ध्यान से सुनना। और अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हो तो फिर जितने टाइम का आपको आउटपुट दे रखा होगा वही लीज पीरियड होता है। अब अभी मैं सॉल्यूशन करूंगा, आप कहोगे इस बात का फर्क क्या पड़ा, लेकिन आगे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस होंगी जिसमें इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा शॉर्ट वर्किंग के रिक्रूटमेंट की सिचुएशन में। ठीक है? तो मैंने बोला कि अगर 5 साल का लीज है तो 5 साल का लीज पीरियड हो गया, उसमें यहीं पे लिख देता हूँ
कि लीज पे लिया 5 साल के लिए तो 5 साल का लीज पीरियड हो गया, 10 साल के लिए तो लीज पीरियड 10 साल का हो गया, और कुछ नहीं लिखा है, केवल ये लिखा है साहब ये आउटपुट है मेरा 4 साल का, तो मैं ये मानूंगा कि 4 साल के लिए ही लीज पे लिया होगा। इज दैट ओके? ठीक है। अब लिसन मोर ऑन दिस, इसको हम हैंडल कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन में मेरा लीज 4 साल का ही है। देखो बच्चों, शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट की कंडीशन देखते हैं। पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग इन फर्स्ट 3 years ऑफ लीज ओनली। शॉर्ट वर्किंग का नुकसान कब कवर होना है, बोलिए? इन फर्स्ट 3 years ऑफ लीज ओनली। लीज के पहले 3 साल कौन से होंगे? 1 अप्रैल 2012 को लिया तो पहला साल ये, दूसरा साल ये, तीसरा साल ये, चौथा साल ये। मतलब अगर मैं शॉर्ट वर्किंग का नुकसान कोई है मुझे, मैं कवर कहां तक कर सकता हूं? बस केवल स्टार्टिंग के 3 साल में, बस केवल स्टार्टिंग के 3 साल में। उसके बाद में नुकसान को कवर नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद में नुकसान को कवर नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान से देखना जरा, मेरा पहले साल का 1625 रुपए का नुकसान है, 1625, जिसको मुझे कवर कहां तक करना है? 31 मार्च 15 तक। बाउंड्री खींच दी मैंने, रेखा है, यहां से ऊपर नहीं होगा कवर। तो 1625 आपका पहले साल में तो शॉर्ट वर्किंग ही है। उस ये यहां तक कौन कौन से आ रहा है? ये आ रहा है 31 मार्च 14 में कोई सरप्लस होगा तो यूज हो सकता है, 31 मार्च 15 में कोई सरप्लस होगा तो उस नुकसान को कवर करने के लिए यूज हो सकता है। लेकिन मैं देखूं ध्यान से तो यहां तो सरप्लस है ही नहीं मेरे पास। मार्च 14 में है क्या सरप्लस? लेकिन मार्च 15 में है। कितना है? कितना है? 750। तो नुकसान में कितना कवर कर पाऊंगा? 750। उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं 750 को यहां लिख देता हूं, कर दिया मैंने कवर। ठीक है, ठीक है। अब ये लास्ट ईयर है 750 कवर। भाई 1625 का नुकसान था, उसमें से मैं 750 ही कवर कर पा रहा हूं ना। 1625 का नुकसान था, उसमें 750 कवर कर पा रहा हूं। कितने कवर नहीं कर पा रहा हूं मुझे बताइए? 750 रुपये इसमें से घटाइए, 825 बचे ना, 875 बचे, 250, 875 रुपये बचे। जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? उसको मैच करने की कोशिश मत करना। मैंने बोला 1625 में से कवर कितने हुए? 750, राइट? ये कवर कर दिए मैंने। यहाँ कितने बचे कवर नहीं हुए? जो 875। जैसे मैं लिखूं वैसे ही लिखना है, बुकों को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इससे आप इजी रहोगे समझने में, और वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में बनी रहेगी, बात काम में आएगी। आगे सुनो, बोर्ड पे ही देखते रहना भाई। 250 जो दूसरे साल का मेरा शॉर्ट वर्किंग का नुकसान है, उसको भी कवर करने के लिए मेरे पास यहीं तक का टाइम है, केवल तीसरे स्टार्टिंग के 3 साल। स्टार्टिंग के 3 साल यहीं एंड हो रहा है 31 मार्च 15 को। तो ये 250 को कवर करने के लिए भी यही सरप्लस था, लेकिन ये तो बचा ही नहीं, ये तो पहले वाले साल के शॉर्ट वर्किंग को कवर करने में यूज हो गया। समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग के 3 साल की बाउंड्री है उसमें ये हमारा 250 रुपये भी कवर नहीं हो रहा। ठीक है, एक तो 875 रुपये कवर नहीं हुआ और एक 250 रुपये कवर नहीं हुआ। तो इसका टोटल 1125 आ जाएगा, इसका टोटल 1125 आ जाएगा अनरिक्यूब का। अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग उस साल में हम लोग देखते हैं जिस साल हमारा टाइम खत्म हो जाता है रिक्यूब करने का। दोबारा सुनो, शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करना है लीज के पहले 3 साल, बाउंड्री खींच दी। पहले साल की शॉर्ट वर्किंग को कवर करने के लिए भी यहीं तक का टाइम है मेरे पास, कोई सरप्लस होगा तो यूज करूंगा। दूसरे साल की शॉर्ट वर्किंग को भी कवर करने के लिए यहीं तक का टाइम है मेरे पास, कोई सरप्लस होगा तो यूज करूंगा। 1625 के लिए मेरे पास 750 का सरप्लस आ गया, मैंने यूज किया, बचा 875 जो मैं रिक्यूब नहीं कर पाया, अनरिक्यूब में ट्रांसफर किया मैंने उस साल में जिस साल मेरा टाइम खत्म हो गया। क्लियर? आगे सुनो, जो दूसरे साल का शॉर्ट वर्किंग था उसको भी रिक्यूब करने की बाउंड्री मेरे पास यहीं तक थी, मतलब उसको भी मैं अब रिक्यूब नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको इस 875 में ऐड कर दूंगा। टोटल अमाउंट अनरिक्यूब का मेरा 1125 हो गया। आगे चलते हैं। 31 मार्च 16 को शॉर्ट वर्किंग नहीं है, 4th ईयर में नहीं है ना, सरप्लस है।
तो इसे तो यूज़ भी नहीं करना है। अच्छा एक बात सुनो ढंग से और याद रखना, जिस साल में आपकी सरप्लस हो और रिक्यूब करने के लिए यूज ना हो तो उस सरप्लस को हम लैंडलॉर्ड को पे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लैंडलॉर्ड को पे कर देते हैं। मेरे को एक कॉलम और बनाना है यहाँ पर, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का। देखो पहले साल, अच्छा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है मैंने, इसको हम करते हैं मिनिमम रेंट प्लस अनयूज्ड सरप्लस। थोड़ा ध्यान से सुनना, मिनिमम रेंट प्लस अनयूज्ड सरप्लस। पहले साल में देखना मिनिमम रेंट है कोई सरप्लस है तो फिर 2000 रुपये के मिनिमम रेंट का पेमेंट आप पहले साल करोगे। इज दैट ओके? दूसरे साल में देखना मिनिमम रेंट 4000 है, कोई सरप्लस है, 4000 रुपये का पेमेंट आप करोगे। तीसरे साल में देखना मिनिमम रेंट कितना है, 6000 है, कोई सरप्लस है लेकिन वो तो यूज हो गया, अनयूज तो है नहीं, अनयूज तो है नहीं, तो फिर कितने का पेमेंट करोगे? 6000 का। फोर्थ ईयर में देखना मिनिमम रेंट कितना है, 6000 का, कोई सरप्लस है, यूज हुआ है क्या, तो इसे ऐड कर देंगे, 7500 पे करेंगे हम फोर्थ ईयर में। किसको? ठीक है भाई, आगे चलो। हरे कृष्णा। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड कौन सी है, 1125, ये गई P&L में, बस ये यूं की यूं। और ये वाला कॉलम में रॉयल्टी में कितना आता है, जो भी रॉयल्टी का अमाउंट है यूं की यूं आ जाता है। फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी कितनी है? 375। सेकंड ईयर की रॉयल्टी कितनी है? 3750। फोर्थ ईयर की रॉयल्टी, थर्ड ईयर की कितनी है? 6750। फोर्थ ईयर की कितनी है? 7500। ठीक है, अब फटाफट देख लो नेसेसरी अकाउंट कैसे बनते हैं। जो भी फॉर्मेट आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करने का समय अब आ चुका है। रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना सिखाया था। पहले साल की रॉयल्टी देखना, रॉयल्टी अकाउंट, ये कॉलम नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कॉलम है। सुन लो, जो रॉयल्टी अकाउंट है वो कौन से कॉलम से बनता है? केवल कॉलम नंबर 3 से। क्या लिखा जाता है यहाँ पर? टू लैंडलॉर्ड, कितने रुपए? 375। कौन से साल में? पहले साल में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितने रुपए? 375। सेकेंड ईयर में देख लो, टू लैंडलॉर्ड कितने रुपए का है रॉयल्टी दूसरे साल में? बोलो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना लिखोगे? इतना ही लिखोगे, और कितना लिखोगे? अकाउंट लिख लेना आगे ना, 3750। तीसरे साल का, चौथे साल का भी ऐसी बनेगा, बनाने की जरूरत तो है नहीं। अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड देखते हैं, अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। ये आपको देखना है कि कंडीशन कौन सी लागू हो रही है, उस हिसाब से बनता है। कंडीशन 1 में अगर आपको याद हो कि मैंने लैंडलॉर्ड अकाउंट क्या बताया हुआ है, बाय रॉयल्टी टू बैंक। दोबारा सुन लो, बाय रॉयल्टी टू बैंक है फॉर्मेट आपके पास? नहीं है अभी, किसी ने डायरेक्ट दूसरा लेक्चर देख रहे हो तो फिर पहले लेक्चर को देखना पड़ेगा, उसमें लिखवाया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में, इस वाली में बाय रॉयल्टी टू बैंक होता है। सेकंड कंडीशन में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग टू बैंक होता है। थर्ड कंडीशन में बाय रॉयल्टी टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड होता है। ठीक है, तो पहले साल कौन सी कंडीशन है? पहले अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड में आपको देखना है कि फर्स्ट ईयर में कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट ईयर में आपका मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा है, तो कंडीशन नंबर सेकंड लागू हो रही है। कंडीशन सेकंड, इसमें हमें क्या करना है? बाय रॉयल्टी कितने रुपए? 375। और बाय शॉर्ट वर्किंग कितने रुपए? 1625। और पेमेंट कर दो लैंडलॉर्ड को टू बैंक, कितने रुपए? बोलिए, 2000। और सेकंड ईयर जो मेरा है 31 मार्च 13 फर्स्ट ईयर है,
31 मार्च 14 आपका जो है सेकेंड ईयर है। इसमें कंडीशन कौन सी लागू हो रही है? इसमें भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से, तो कंडीशन सेकेंड ही लागू हुई। क्या लगेगा? बाय रॉयल्टी कितने रुपए? 37, और बाय शॉर्ट वर्किंग कितना? 250, और पेमेंट कर दीजिए इसको कितने रुपए? 4000। ठीक है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है मैंने सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर में कौन सी कंडीशन लग रही है? थर्ड ईयर में कंडीशन थर्ड। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी है 6750 रुपये, मिनिमम रेंट है 6000 रुपये, मतलब रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। ठीक है, तो इसमें लिख दो बाय रॉयल्टी कितने रुपए लिखोगे? 6750। टू बैंक कितने रुपए लिखोगे? देखो पेमेंट कितना हुआ लैंडलॉर्ड को? 6000 रुपये। ठीक है, और टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है आपकी, कितने रुपए की रिक्यूब हुई है? 750 की। दोबारा सुन लो इस वाले साल को, कंडीशन 3 है ये, 31 मार्च 15 को। कंडीशन 3 में हमें क्या करना होता है? जब रॉयल्टी हमारी मिनिमम रेंट से ज़्यादा होती है, बाय रॉयल्टी पूरा अमाउंट लिखते हैं, टू बैंक जो हमने लैंडलॉर्ड को पे कर दिया, और टू शॉर्ट वर्किंग जितना हमने रिक्यूब किया। क्लियर? आगे सुन लो, आपका जो है फोर्थ ईयर में क्या होता है? 31 मार्च 16 में कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर थर्ड है। क्या लिखेंगे? बाय रॉयल्टी कितने रुपए? 7500। पेमेंट कितना किया है हमने फोर्थ ईयर में? देखना 7500। अगर रिक्यूब किया होता तो हम टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब लिख देते, टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब लिख देते। रिक्यूब तो हुआ नहीं है। अब इसके बाद देखो आप शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट कैसे बनता है? जो भी आपने अगर इस कॉलम में, कॉलम नंबर 5 से और 7 से बनता है, 5, 7 और 8, कॉलम 5, 7 और 8 से बनता है शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, राइट। जो भी 5 में लिखा है उसको क्या लिखना है? टू लैंडलॉर्ड। जो भी 7 में लिखा है उसको क्या लिखना है? बाय लैंडलॉर्ड। और जो भी 8 में लिखा है, 5, 7, 8 नहीं, 5, 7, 8, ठीक है ठीक है, इसको क्या लिखना है? जो भी 8 में लिखा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। दोबारा सुन लो, देखना कॉलम नंबर 5 में लिखा है 1625, इसको आपको लिखना है टू लैंडलॉर्ड। कितने रुपए? 1625। इसी साल में देखना कॉलम नंबर 7 में कुछ लिखा है, 8 में कुछ लिखा है, तो यही बैलेंस आ गया कितना? 1625। इसको ब्रॉट डाउन कर लिया 1625 को। फिर देखना सेकंड ईयर में यहाँ पे लिखा है 5 में 250, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा टू लैंडलॉर्ड। कितने रुपए? 250। और फिर देखना 7 में कुछ लिखा है, 8 में कुछ लिखा है, लिखा होता तो क्या कर लेते? लिखा होता तो आप क्या करते? बाय लैंडलॉर्ड लिखते इसको, और इसको क्या लिखते? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। समझ लो ढंग से। तो अभी तो लिखा नहीं है, तो पूरा बैलेंस हो गया। कितना हो गया ये? बोलना 16,1875, हाँ, 1875। इसको थर्ड ईयर में ब्रॉट डाउन करो 1875 को। अब क्या होगा? थर्ड ईयर में देखना शॉर्ट वर्किंग में कुछ लिखा है? नहीं, तो टू लैंडलॉर्ड नहीं लिखना मुझे। यहाँ पे लिखा है 7 में 750, तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बाय लैंडलॉर्ड। ये क्या है? रिक्यूब्ड। कितने रुपए? 750। अच्छा, 8 में कुछ लिखा है, 8 को क्या लिखना है मुझे? कितने रुपए? जितना भी P&L में ट्रांसफर किया। क्लियर? टोटल हो गया 1875। अच्छा, फोर्थ ईयर के लिए मुझे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने की जरूरत, क्योंकि वहां पर शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, ना तो 5 नंबर में कुछ है, ना 7 नंबर में कुछ है, ना 8 नंबर में कुछ है। क्लियर? अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो पहले साल का बैलेंस 1625 बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा, दूसरे साल का शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा 1875, तीसरे साल में बैलेंस है ही नहीं, दिखाऊंगा ही नहीं। इज दैट ओके? इट इज़ ऑल अबाउट दैट। व्हाट सिंपली यू कैन डू इज़, आप इन टिप्स को याद रखिए। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ज़्यादा परेशान करता है, तो मैंने उसके लिए 5, 7, 8 नंबर डाल दिए हैं। कॉलम नंबर 5 में जो चीज़ है वो टू लैंडलॉर्ड लिखी जाएगी, 7 में वो बाय लैंडलॉर्ड लिखी जाएगी, 8 में वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखी जाएगी। क्लियर? तो टिप्स पे इन कॉलम को आप रिवाइज करिए, याद करिए, और जस्ट अप्लाई करिए, प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन, और इन्हीं से एंट्रीज हो जाएंगी।
जैसे कंडीशन सेकंड से रिलेटेड एंट्री आपको मालूम ही है, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, पी&ल टू रॉयल्टी। दूसरे साल में कौन सी कंडीशन लागू हो रही है? दूसरे साल में भी कंडीशन सेकंड लागू हो रही है, तीसरे साल में कंडीशन थर्ड लागू हो रही है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अकाउंट बनाइए पहले, कोई दिक्कत नहीं, एंट्रीज तो हो जाती है, अकाउंट बनाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।